प्रणालियों एवं एक अनुकरणीय परिप्रेक्ष्य में बहुविषयक समग्र एवं सार्वभौमिक दृष्टिकोण कैसे किया जाए, इसके बारे में चर्चा हुई। हमारे जो भी वक्ता थे, उन्होंने, जो हमारे शिक्षाविद थे, उन्होंने कई विषय जो इसमें लिए हैं कि जो हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसमें जो हमारे एक यूनिवर्सल इथिक्स की बात है, या शिक्षा प्रणाली में इसको कैसे स्कूल में या हमारे कॉलेज की शिक्षा में कैसे इसको शामिल किया जाए, इस विषय पे भी चर्चा हुई। दूसरी जो प्रमुख बात इसमें आई है कि सबसे बड़ी जो मुख्य बात थी कि इसको आचरण में कैसे किया जाए। समस्याएं तो हर एक को मालूम है, पर इसको हम अपने व्यक्तिगत दैनिक जीवन में इसका उपयोग कैसे करें, जिससे जल संस्कृति के बारे में, जल की अवधारणा के बारे में, जल संचयन के बारे में, इसके अपव्यय के बारे में, दैहिक और सोशल में क्या फ़र्क है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। और एक बहुत महत्वपूर्ण जो हमारी चर्चाओं से जो विषय निकल के आया है कि पहली बार ऐसा हुआ है किसी भी कार्यक्रम में कि जिसमें धर्म को भी, समाज को भी, सरकार को भी और हमारे जो संस्कृति के लोग हैं सबको एक साथ शामिल किया गया है। सबको धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अनुपम जी। कार्याध्यक्ष होने के नाते इस पूरे विमर्श को निरंतर जिस दिशा में आगे बढ़ाना था, उस दिशा में आगे बढ़ाने का सतत प्रयास आपके माध्यम से किया जा रहा है। इन 3 दिनों में भी तमाम विषय विशेषज्ञों के साथ में मिलकर इस विमर्श को और मजबूती आपने दी है। और अब हम जिनको सुनना चाहते हैं, युवा हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं और स्वयं प्रतिभा के आदित्य हैं, और उनकी ज्योति से ज्योतिर्मान ये पूरा प्रदेश और देश है। आपकी तालियों के बीच आमंत्रित कर रहा हूं आज के मुख्य अतिथि, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। मंच पर उपस्थित हम सबके प्रेरणा स्रोत, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस भारत माता की प्रगति और विकास के लिए समर्पित किया है। देश के अग्रणीय नेताओं को, जनसेवकों को राह दिखाया है। ऐसे हमारे अपने श्री भैया जी जोशी जी, मंच पर आसीन हमारे अपने माखन सिंह जी, दर्शक गृह में बैठे हुए आदरणीय सत्यनारायण जटिया साहेब, उज्जैन के हमारे सांसद अनिल फिरोजिया साहेब, बहादुर सिंह जी, तुलसी सिलावट जी, मंच पर आसीन जिन्होंने संस्कृति और सभ्यता का परचम लहराने का एक संकल्प लिया है, ऐसी हमारी प्रदेश की कैबिनेट मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, मंच पर आसीन अतुल जैन साहेब, अनुपम मिश्रा साहेब, विपाश उपाध्याय जी, और दर्शक गृह में और ऑनलाइन सिस्टम से जुड़े हुए हमारे सभी महानुभाव भाई और बहनों, एक बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम हमारे संस्थाओं ने मिलकर एक नई चेतना, एक नई शुरुआत
एक नई सोच और विचारधारा केवल भारत में नहीं लेकिन पूरे विश्व में और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर मैं कहूं तो पूरे ब्रह्मांड में दोबारा उत्पन्न करने की एक कोशिश इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के आधार पर आयोजित की जा रही है। पंच महाभूतों पर परिचर्चा, चाहे आकाश हो, जो कार्यक्रम देहरादून में आयोजित किया गया, चाहे जल हो, जो कार्यक्रम भगवान महाकाल की नगरी में आयोजित किया जा रहा है, चाहे वायु हो, जो उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया, चाहे भूमि हो, जो संगोष्ठी काशी के पवित्र धाम और माटी में आयोजित की जानी है, और चाहे अग्नि हो, जो आने वाले सत्र में कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। पूरे ब्रह्मांड का समावेश, पंच महाभूतों का समावेश, भारत के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, चारों दिशाओं में यह कार्यक्रम आयोजित होना अपने आप में भारत के लिए ऐतिहासिक नहीं लेकिन विश्व स्तर यह एक ऐतिहासिक घटना है मेरे भाई और बहनों। जैसे अतुल जी ने अभी कहा, हम मानव जाति में एक जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। हजारों वर्षों से जब इस ब्रह्मांड में मनुष्य को बनाया गया, वो जन्म मनुष्य का हुआ तो प्रकृति की गोदी में हुआ था। और जैसे मानव जाति बढ़ती गई, मनुष्य और मानव जाति जो प्रकृति के गोद में पैदाइश के बाद पालन पोषण इस प्रकृति ने किया, इस आकाश ने किया, इस जल ने किया, इस वायु ने किया, इस भूमि ने किया, इस अग्नि ने किया, इन हजारों वर्षों में आज मानव जाति प्रकृति पर हावी होना शुरू हो चुकी है। और हमारे पुरुषार्थ में लिखा गया है कि जिस हाथ ने आपको पाला परोसा है, जिस मां ने आपको जन्म दिया है, चाहे वो मां भूमि हो, चाहे वो मां आकाश हो, चाहे वो मां जल हो, चाहे वो मां अग्नि हो, चाहे वो मां भूमि हो, उस मां का मान सम्मान नहीं किया तो फिर अंत में मानव जाति अपना ही अंत कराएगी। और यह प्रकृति का एक निरंतर चक्र होता है। हजारों साल पहले
एक आइस एज आया था, बर्फ की शीतलता की समय आई थी जब पूरी पृथ्वी को, वहां हर जीते हुए जानवर हो, मनुष्य हो, कोई भी जीता हुआ प्राणी हो, उसका अंत हो चुका था और उस अंत में एक नई शुरुआत हुई थी प्रकृति के द्वारा। इसी सोच और विचार के साथ कि आने वाले समय में जो मानव जाति उत्पन्न होगी, वो मानव जाति एक संगम और एक संतुलन के साथ आगे चलेगी। लेकिन आज दोबारा हजारों साल बाद वही चुनौतियां हमारे सामने हैं और आज विकास और प्रगति की दौड़ में ये हमें निरंतर प्रयास करना होगा कि प्रकृति को हम ना कुचलें। और उसका परिणाम भी आज हमारे सामने आ रहा है। चाहे ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करें, वातावरण में जो मौसमों में जो अंतर आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है जहां सूखा होता है, जहां सूखा आ रहा है जहां बाढ़ आती थी। ये सब एक संकेत है हम सब के लिए, मेरे भाइयों और बहनों। इट इज अ वार्निंग फॉर ऑल ऑफ अस दैट नेचर इज होल्डिंग हरसेल्फ बैक। प्रकृति एक मौका हमें दे रही है कि अपने आप को दुरुस्त करो, सावधानी बरतो। और आज ये सुजलाम संगोष्ठी का विषय जो जल पे है, वो विषय भी अति महत्वपूर्ण है। और इस विषय पर संगोष्ठी करना, इस विषय पर संगोष्ठी करके जो अमृत निचोड़ के रूप में निकलेगा, उस पर हम सबको, चाहे जिंदगी के जिस मोड़ पे भी हम लोग खड़े हों, जो जनसेवक हों, जो समाज सेवक हों, व्यापारी हों, डॉक्टर हों, हम सबको इससे सीख अपनाकर अपने जीवन में वो धारणा उत्पन्न करनी होगी। और आज जब जल की हम बात करते हैं, जल संरक्षण, ये आज समय की मांग नहीं है, समय की आवश्यकता है, समय की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र ने भी 1999 में जो रिपोर्ट पेश की थी, 50 देशों के सारे विशेषज्ञों ने और वैज्ञानिकों ने मिलकर रिपोर्ट पेश की थी। उस रिपोर्ट का निचोड़ जो निकला था कि पेयजल की किल्लत सबसे बड़ी चुनौती पूर्ण दुनिया के समस्त इस आने वाले सदी में होने वाली है। एक तरफ हमारी बढ़ती जनसंख्या, 850 करोड़ लोग आज इस पृथ्वी पर, बढ़ती जनसंख्या के साथ नदियों और जलाशय में बिगड़ती हालत, गांवों में तालाब सूख रहे हैं और स्थानीय नदी तो छोटे छोटे नदियां हमारी तो लुप्त हो रही हैं। और इस वातावरण में यह स्पष्ट हो चुका है कि संदेश मानव जाति को भेजी गई है कि हम संरक्षण करें एक सुनहरे काल के लिए, हम संरक्षण करें एक सुनहरे कल के लिए, क्योंकि जल है तभी कल है।
इस पंक्ति में कई मायने हैं और ये कोई नई बात नहीं है। विश्व भर में लोग इस पर, वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं, पर भारत माता के लिए नई बात नहीं है। हमारे पुराणों में, हमारे इतिहास में, हमारे परंपरा में जल संरक्षण का अति पुराना इतिहास है। हड़प्पा काल से मुगल काल की शुरुआत तक जल संग्रहण में जो तकनीकें अपनाई गई, जो शोध किया गया था, जिस तरीके से जल संरक्षण किया जाता था, उसका पूर्ण इतिहास और स्टडी आज तक विश्व भर के वैज्ञानिक कर रहे हैं। तो जहां एक तरफ हड़प्पा काल की हम बात करें, वहीं हम वैदिक काल की अगर हम बात करें, हमारे वैदिक साहित्य की हम बात करें, तो प्राचीन इतिहास में हमारे वैदिक काल में भी स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि आपो हिष्टा मयो भ स्थान ऊर्जे दधातन, अर्थात कि पंच तत्वों के बिना और जल ही जीवनदाय एक पंच तत्व का भाग है, जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। ऋग्वेद के समय भी अगर हम देखें तो कई अंश हैं ऋग्वेद में इसी विषय पर। और तो और क्या कि भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में, भारतीय समाज में शायद भारत ही एक ऐसा देश है पूर्ण दुनिया में जहां मां का दर्जा नदियों को दिया जाता है। चाहे गंगा मैया की हम बात करें, चाहे यमुना मैया की हम बात करें, चाहे नर्मदा मैया की हम बात करें, तो ये हमारे संस्कारों का भाग है, हमारे सभ्यता का भाग है, हमारे इतिहास का भाग है, हमारे धर्म का भाग है, हमारी संस्कृति का भाग है, हमारे जीवन का भाग है। वो मान और सम्मान जल को देना पूजा पाठ में तो हम करते हैं, लेकिन जीवन के हर दिन में हम करें, यही एक सीख ऐसे संगोष्ठी से हमें मिलनी चाहिए। आज मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे आयोजकों को। जब मैं यहां पहुंचा, मैं देख रहा था बारीकी से, कहीं प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मैं मंच पे पहुंचा तो मंच में भी जितना भी हो सके एक प्राकृतिक वातावरण तैनात किया गया है। जहां से मैं बोल रहा हूं, ये इस्पात से या किसी और से नहीं बना, लेकिन हमारे बैम्बू की तरफ से हम ये बनाया गया है। मैं देख रहा हूं मंच पे, अभी अतुल जी मुझे कह रहे थे, जब स्थान चुना गया, ये आम का पेड़ यहां लगा हुआ था। स्थानीय तौर पर कोई कार्यक्रम होता है, चाहे शादी ब्याह का कार्यक्रम हो, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, तो कहा जाता कि ये पेड़ को हटाओ, मंच बनाओ। लेकिन इस कार्यक्रम में मंच में छेद किया गया, लेकिन पेड़ को बचा के रखा गया। और वहीं जल अभिषेक परम आदरणीय भैया जी जोशी जी और हमने किया। अर्थात इसका मतलब क्या है? मनुष्य जाति को यह समझना होगा
कि हम पृथ्वी के मालिक नहीं। जिस तरीके से आप घर किराए पे लेते हो, हम लोग किराएदार हैं इस पृथ्वी के, और पृथ्वी हमारी मालिक है। ये भावना हमें अपने दिल में और अपने आत्मा में एक नई भावना जागरूक करनी होगी। आज जल संरक्षण का नया अध्याय की शुरुआत हो रही है, और ये हो रही है आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत उभर रहा है विश्व में एक नक्षत्र के रूप में। आज 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में भारत उभरा है। 8 साल पहले हम 13 नंबर पे थे, आज 5 नंबर पर हम आ चुके हैं। तालियां थोड़ी कम बजी। मैं बताता हूं क्यों। 5 नंबर हम आर्थिक शक्ति के रूप में हैं, विश्व भर में 1 नंबर हम आध्यात्मिक शक्ति के रूप में हैं। वही भारत है जिसने 5 धर्मों को जन्म दिया है। ये वही भारत माता है जहां विश्व का अध्यात्म की शुरुआत हुई है। और आज जब भारत एक नक्षत्र की तरह विश्व पटल पर उभर रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, केवल विकास और प्रगति के विषय में नहीं, केवल अध्यात्म के विषय में नहीं, लेकिन विश्व के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में उभर रहा। और जिम्मेदार नागरिक का रूप क्या होता है? पर्यावरण के प्रति एक जिम्मेदारी, आकाश, जल, वायु, भूमि, अग्नि, पंचतत्व, पंच महाभूतों के प्रति एक जिम्मेदारी के रूप में, शांति का झंडा लेकर बापू का देश, महात्मा गांधी का देश, शांति का एक संदेश लेकर विश्व भर में अगर कोई देश निकल रहा है तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत निकल रहा है। और अगर आर्थिक, आध्यात्मिक, प्राकृतिक, अहिंसा, इन सभी 4-5 मुद्दों को आप जोड़ोगे तो भारत अपनी सोच और विचारधारा और अपनी परंपरा वासुदेव कुटुंबक को मानकर पूरे विश्व एक परिवार है, उस सोच और विचारधारा के साथ आगे अग्रसर बढ़ रहा है। और इसका उदाहरण हमने कोरोना काल में देखा, जब हर देश अपने दीवारों को उठा रहा था। वो केवल भारत था जिसने दवाइयों को 100 देशों में भेजा, और जिस भारत में इतिहास में कभी भी वैक्सीन का आविष्कार नहीं हुआ था, 2 वैक्सीन का आविष्कार करके हमने 100 देशों में भेजकर दुनिया के लोगों का जान बचाने का कार्य किया। तो दायित्व हमारा है, आज दायित्व हमारा है हमारे नागरिकों के प्रति केवल नहीं। और इसलिए यह मंच महत्वपूर्ण है, इसलिए यह संगोष्ठी महत्वपूर्ण है कि दायित्व हमारा है केवल भारत के प्रति नहीं, दायित्व हमारा है पूर्ण विश्व के प्रति। यह एक नई भूमिका भारत की बनने जा रही है। और इसी भूमिका में
आज मुझे इस बात की अत्यंत खुशी है कि जल का सुजलाम संगोष्ठी मोक्षदायिनी मां शिप्रा के नदी के तट में बसे हुए उज्जैन महाकाल की नगरी के तट पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इस बात की भी मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी सरकार मां शिप्रा को शुद्ध और प्रभावमान करने के लिए 600 करोड़ रुपए की परियोजना की शुरुआत की है और उसी के साथ मां शिप्रा को दोबारा जीवित करने के लिए 432 करोड़ का नर्मदा शिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना की भी शुरुआत यहां की गई। नदियों को जोड़ने का सोच हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का, और पूरे देश में अगर ये परियोजना की शुरुआत अगर की गई है तो वो मध्य प्रदेश में ही केन बेतवा लिंक के द्वारा 45,000 करोड़ रुपए की योजना की शुरुआत की। जल संरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचारधारा का एक मुख्य अंग सदैव रहा। अभी अतुल जी कह रहे थे मंच से, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी विचारधारा क्या है, हमारी कार्य पद्धति क्या है। दो सिद्धांतों और मूल्यों पर आधारित है। जहां एक तरफ अंत्योदय की सोच और विचारधारा, वहीं दूसरे तरफ एकात्म मानववाद की सोच और विचारधारा पर आधारित है। और अगर इन सभी मूल्यों को, सिद्धांतों को हम जोड़ें तो यह जिम्मेदारी आज भारत के हर नागरिक की बनती है। जल के प्रति सम्मान, जल के प्रति सम्मान, जल का संरक्षण यह तभी संभव होगा जब देश के 140 करोड़ नागरिक इस जिम्मेदारी को केवल ग्रहण न करें, इसे जिम्मेदारी न माने, लेकिन इसे अपना धर्म माने। जो जल अभिषेक किया जाता है पूजन के समय में, उस जल के प्रति एक मान सम्मान रखना हमारे अंतर आत्मा की आवाज और पुकार होनी चाहिए। और इसलिए मुझे खुशी है ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार भारत के 75 साल के इतिहास में जल संसाधन के लिए एक नया मंत्रालय की शुरुआत की गई। पहले बार इस देश में गंगा नदी को बचाने के लिए नमामि गंगे जैसी योजना की शुरुआत की गई। पहली बार इस देश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना की शुरुआत की गई। पहली बार इस देश में गजेंद्र सिंह शेखावत जी के मंत्रालय में जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई, और जिस जल जीवन मिशन का बजट पिछले 2 वर्षों में 300% बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का बजट बनाया गया है, जिसके तहत 10 करोड़ लोगों के घर में पानी पहुंचाने का कार्य किया गया है। इंद्र देवता अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते हैं, पर क्या इंद्र देवता का आशीर्वाद आप और हम ग्रहण करते हैं? क्या उस आशीर्वाद का संग्रहण हम करते हैं? यह प्रश्न पूछना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राचीन काल के इतिहास में अगर आप जाओगे, भारत के 1500 साल पुराना इतिहास, उस कालखंड में जब साम्राज्य बसे हुए थे,
उस जमाने में भी जल संरक्षण और जल संग्रहण का कार्य किया जाता था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता था। ग्वालियर का किला उसका बेहतरीन उदाहरण है, जहां 15 ताल ग्वालियर के किले पे बनाए गए। वो प्राचीन काल था जब शहर ग्वालियर किले को पानी नहीं देता था, लेकिन ग्वालियर किला शहर को पानी उत्पन्न कराता था। और मेरा संकल्प है कि इस आने वाले सदी में ऐसा वातावरण हमें तैनात करना होगा, वैसे प्राचीन काल तक की तरह कि 10 लाख की आबादी के ग्वालियर को भी उसी किले से पानी हमें उत्पन्न करवाना होगा, जल संरक्षण और संग्रहण के आधार पर। और कैच द रेन योजना, वर्षा ऋतु के संग्रहण के लिए एक योजना और कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जल संरक्षण कोई फॉर्मूला नहीं, कोई केमिस्ट्री नहीं है, कोई फिजिक्स नहीं है, विशेषज्ञों के द्वारा बनाया हुआ, उत्पन्न किया हुआ कोई भंडार नहीं है। यह आपके और हमारे जीवन का एक बहुत अमूल्य भाग सदैव बनना चाहिए। और इसलिए यह अभियान देश के कोने कोने तक सीमित ना हो। इस मंच से जरिए यह अभियान विश्व में जाए, यही मेरी आशा और अभिलाषा और मनोकामना है। आज सारे विशेषज्ञों को मैं बधाई देना चाहता हूं। अभी मृगेंद्र सिंह जी बता रहे थे, ये 3 दिनों की संगोष्ठी के आधार पर जो परिचर्चा हुई है, जो विचारों का आदान प्रदान हुआ है, अब चुनौती हमारे सामने है कि इन विचारों का जो आदान प्रदान हुआ है उसका एक्शन प्लान बने, जिसके आधार पर यह सुमंगलम और सुजलाम नींव का पत्थर की स्थापना इस कार्यक्रम से हो जाए। यही मेरी कामना और मनोकामना है। चुनाव आता है तो हम लोग लड़ाई के मोड में हो जाते हैं, पर आज इस मंच से एक संदेश जाना चाहिए। चाहे किसी भी जिंदगी के मोड़ में कोई भी व्यक्ति हो, कि लड़ाई की मोड़ पे हमें लगना होगा जल संग्रहण के लिए, जल संरक्षण के लिए। क्योंकि अंत में इतना ही मैं कहूंगा कि जन जन जुड़ेगा, जन जन जुड़ेगा तभी जल बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये केवल इस तरफ से नहीं, इस समवेत स्वर में आना चाहिए, तो इसकी गूंज और अनुगूंज भी एक अलग असर छोड़ेगी। भारत माता की जय बोले। जी, ये अच्छा लगा। जल और जन जुड़ेगा तब ये अभियान और आगे बढ़ेगा। आपकी प्रेरक उद्बोधन के साथ कि मेघों के साए में गिरी की बाहों में, मेघों के साए में गिरी की बाहों में सुकून बरसता है झीलों की पनाहों में। प्रकृति की गोद में बैठकर जिस सुकून की अनुभूति हम कर रहे हैं, वह हमें एहसास तभी होगा जब शहरों के इस शोर शराबे से दूर जंगलों में और प्रकृति की गोद में बैठकर हम व्यक्तिगत अनुभव करेंगे। इस विमर्श के प्रणेता और इसके केंद्र में पूर्व सरकार्यवाह भैया जी जोशी 3 दिनों से लगातार सभी लोगों के बीच सत्रों में आप विराजित होते हैं, विषय विशेषज्ञों से चर्चा करते हैं, प्रश्न करते हैं, सवाल करते हैं, शंकाएं करते हैं और समाधान के स्तर पर फिर उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हम सब की प्रेरक, हम सब की पूजनीय परम आदरणीय भैया जी से मेरा आग्रह रहेगा
कि आप आएं और अपने प्रेरक उद्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें और आप सब भैया जी का जोरदार तालियों से अभिवादन करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। इस संगोष्ठी के अंतिम सत्र में मंच पर उपस्थित आदरणीय ज्योतिरादित्य जी, उषा ठाकुर जी, इस आयोजन के कार्याध्यक्ष आदरणीय अनुपम मिश्र जी, अतुल जी जैन, विभाष जी, माखन सिंह जी और इस अंतिम सत्र में उपस्थित सभी बहनों तथा भाइयों, अभी जो हमने विचार सुने उसमें एक सामाजिक व्यक्ति का भी दर्शन हुआ, सत्ता के प्रतिनिधि है उसका भी दर्शन हुआ और एक कार्यकर्ता का भी दर्शन हुआ। ऐसे आदित्य जी को मैं प्रारंभ में ही बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। नहीं तो कई बार राजनीतिक नेताओं के भाषण कब समाप्त होंगे ऐसी राह देखते हैं। मैं सोच रहा था कि अभी और कुछ समय चलता रहे। 3 दिनों में विषय तो पर्याप्त आ गए, चिंतन भी हुआ है। मैं चर्चा और चिंतन में थोड़ा भेद करता हूं। चर्चा उस विषय की होती है जिसके 2 पक्ष होते हैं, चिंतन उसका होता है जिसका कोई दूसरा पक्ष नहीं होता। और इसलिए पंच महाभूतों के संदर्भ में दूसरा पक्ष बिल्कुल नहीं के बराबर, एक ही पक्ष है। हम सब जानते हैं कई प्रकार के शोध कार्य चलते हैं, दुनिया भर के वैज्ञानिक खोज में लगे हैं कि पृथ्वी के अलावा और कहाँ पर जीव चेतन जगत है, अभी तक नहीं मिला है। केवल इस सारे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र है कि जहाँ पर जड़ और चेतन एक साथ मिलकर चल रहे हैं। ऐसे पृथ्वी के रहने वाले हम सब लोग हैं और पृथ्वी का एक हिस्सा भारत, उसकी अपनी विशेषता है। और इसलिए जब हम विशेषताओं के बारे में विचार करते हैं तो विश्व को देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। प्रश्न है कि भारत में रहने वाले हम सब लोग वो जानते हैं कि नहीं जानते। बहुत लोग सोचते हैं आजकल हमको अमेरिका जैसे बनना है, हमको जापान जैसे बनना है। एक बहुत बड़े अच्छे चिंतनशील व्यक्तित्व है, उन्होंने कहा कि भारत को अमेरिका, जापान, चीन, रशिया, फ्रांस बनने की आवश्यकता नहीं। आज चुनौती है भारत को भारत बनाए रखने की। विज्ञान का जब प्रारंभ हुआ है, नहीं, विज्ञान का भी अपना एक इतिहास। विज्ञान जब प्रारंभ हुआ तो एक सोच धीरे धीरे विकसित हुई कि विज्ञान का अर्थ है सब प्रकार के रहस्यों को खोजना।
अब इस होड़ में जब लगे तो प्रकृति के रहस्यों को भी खोजने लगे। प्रकृति यह रहस्य का विषय नहीं, ये समझने का विषय है, ये शोध का विषय नहीं। लेकिन मैंने कहा कि विज्ञान की अपनी एक सोच, औद्योगिकरण के आज की आवश्यकता के कारण विज्ञान होगा, उद्योग चलेंगे, पुराने उद्योगों को नई शैली में रखा जाएगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जैसा अभी ज्योतिरादित्य जी ने कहा कि किस कीमत पर हम इन बातों को स्वीकार करें। आज हम विज्ञान के उद्योग जगत के माध्यम से जाकर कई प्रकार के और संकटों को मोल रहे हैं, खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है। इसलिए विज्ञान एक सीमा तक खोज कर सकता है, वहीं तक करनी चाहिए। सब प्रकार के पृथ्वी के रहस्यों को खोज कर निकालना, इसकी आवश्यकता है कि नहीं, ये प्रश्न अवश्य। लेकिन जीव जगत में मनुष्य और प्राणियों में एक अंतर है। प्राणी खोज नहीं करते, परंतु प्राणी संतुलन बनाकर चलते हैं, और मनुष्य खोज भी करता है और संतुलन भी छोड़ता है। तो पशु श्रेष्ठ है कि मनुष्य श्रेष्ठ है, ये प्रश्न आज। एक बार मैं एक दावत में जा रहा था, तो एक साथी ने पूछा कि दावत में जा रहे हैं तो मनुष्य के समान भोजन करेंगे या पशु के समान? तो बोले ये कोई भला प्रश्न है कोई? साथ वाले साथी ने कहा कैसे मूर्ख जैसे प्रश्न पूछते हो, हम मनुष्य के समान भोजन करेंगे। तो उसका अगला वाक्य था, इसका मतलब है जिसको समझ में नहीं आता कब रुकना चाहिए वो मनुष्य है, समय पर रुकना ये पशु का लक्षण है। क्या हम इस मर्यादाओं को उल्लंघन करते हुए जा रहे हैं? रहस्यों को खोजने की बात जहां तक है वहां तक मान भी सकते हैं, पर जब प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की आकांक्षा जब जगी, हम प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखेंगे, ऐसी बात जब चली, तब संकट गहरा हो रहा है। आज इन पंचतत्वों की जो भी महती है वो तो हम 3 दिन से सुन रहे हैं, आगे भी सुनेंगे, ग्रंथों में भी लिखित है, शब्दबद्ध है। प्रश्न है कि क्या हम उनको समझ रहे हैं? मैं कभी कभी 4 श्रेणी में लोगों को रखता हूं। बहुत लोग सुनते हैं, समझ में नहीं आता है। उसमें से कुछ लोग होते हैं जो सुनते भी है और समझते भी है, लेकिन स्वीकार नहीं करते। कई बातों के बारे में मनुष्य कहता है नहीं नहीं ये बात तो ठीक है पर हमको स्वीकार नहीं है। और चौथा चरण और कठिन है, जो स्वीकार किया उसको आचरण में लाएंगे कि नहीं लाएंगे। बात तो अच्छी है, और इसलिए आज हम सबको ये सोचना पड़ेगा कि क्या केवल सुनना, समझना, स्वीकार करना यहीं तक सीमित रखना है कि इसका अगला चरण पूरा करना है। प्रश्न आता है, हमारी क्षमता के बाहर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे तो हम कई प्रकार की कठिनाइयों को निर्माण करेंगे। हमारी क्षमता समझने की चाह। साधु संतों ने कहा है
प्रकृति ये स्पर्धा का विषय नहीं है। प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं करना है। अगर हमें अपना जीवन सुरक्षित रखना है तो प्रकृति के साथ समन्वय ही करना पड़ेगा। और भारत की जीवन शैली प्रकृति के साथ समन्वय करने का संदेश देती है। उस विचारधारा के हम सब लोग हैं। आकाश तत्व की चर्चा चल रही थी, कौन है इसका मालिक? बहुत लोगों ने अपनी मालिकी स्थापित करने के लिए सैटेलाइट छोड़े हैं। केवल भारत एकमात्र देश ऐसा है कि जिन्होंने सैटेलाइट छोड़े वो ज्ञान के प्रसार के लिए है, किसी की जासूसी करने के लिए नहीं है। ये भारत का मानस है। हम जासूसी करना नहीं चाहते, हम लोगों को एक सही विचार देना चाहते हैं। और इसलिए आकाश का मालिक, भूमि का मालिक कौन है? ये नदियों के मालिक कौन है? आज के मनुष्यों ने नदियों का निर्माण नहीं किया। एक भी नदी कि जो मानव ने निर्माण की हो, एक भी उदाहरण नहीं, क्योंकि संभव ही नहीं है। तो प्रकृति ने दिया है। पर जब जल के बंटवारे को लेकर राजनीति चलती है तब प्रश्न खड़े होते हैं कि इस नदियों का मालिक कौन है। इसलिए इन सब बातों से बचना, परस्पर विश्व जब सहयोग के आधार पर चलेगा तभी यह संभव है। लेकिन सहयोग समन्वय का रास्ता भारत से ही जाता है, इसको हम सब लोग स्वाभिमान के साथ कहे और स्वाभिमान के साथ इसको माने। आज मनुष्य, जैसा मैंने कहा, कि प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहता है। वो आपके नियंत्रण में आने वाली तो नहीं है। जो विज्ञान ने ऊर्जा के नाते जब हाइड्रोजन बॉम्ब का निर्माण किया, मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर उस वैज्ञानिक को यह पता होता कि इसका दुरुपयोग हिरोशिमा के लिए किया जाएगा, वो कतई इसको निर्माण नहीं करता। परंतु हमने किया। मनुष्य की सोच में जब विकृति रहती है तो ऐसी अच्छी बातें भी संरक्षक नहीं विनाशक बनती जाती है। इसलिए सोचने की आवश्यकता। विकास का मार्ग आवश्यक भी है। दुनिया की होड़ में हम खड़े हैं, हमको आगे तो बढ़ना है, लेकिन कीमत क्या चुकाएंगे? मैं आज केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि हम इन सारी बातों का विचार करें कि जलवायु में परिवर्तन कौन जिम्मेदार है। अकस्मात प्राकृतिक दुर्घटनाएं होती है, जिम्मेदार कौन है? बादल फटते हैं, जिम्मेदार कौन है? भूकंप जैसी घटनाएं होती है, जिम्मेदार कौन है? अकाल होता है, कभी बाढ़ आती है, जिम्मेदार कौन है? जंगलों में दावानल से जंगल जल जाते हैं, जिम्मेदार कौन है? पहाड़ियों का धसना कौन जिम्मेदार है? ये सब अध्ययन और शोध के विषय है। मैं यहाँ बैठे हुए विशेषज्ञों को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि विकास के और आज के युग की इस यात्रा में इन सब बातों के कारण हम खोजेंगे और इसमें कहीं ना कहीं अगर मानव की गलतियां होंगी उसको सुधारने का संकल्प हम सब लोग लेंगे। मैं समझता हूँ कि ये पंचभूत महाभूतों का, अब अपने यहाँ पर भूत शब्द अलग ढंग से उपयोग में आता है और ये तो पंच महाभूत है। तो ये अगर आप उनसे स्पर्धा करने के जाएंगे तो वो महाभूत प्रकट होंगे, कभी कभी हो भी जाते हैं। हम सब लोग विचार करें कि जिस प्रकार के चर्चाएं चली और जिस प्रकार के प्रश्न आज विश्व के सम्मुख है, उसका समाधान भारत और केवल भारत से निकलने वाला है। हम भारतीय इसको समझ ले, यही इन सब गोष्ठियों का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद, आभार। भैया जी हमेशा हमारी संवेदनाओं और हमारी संवेदनपरक दृष्टि, हमारी समझ और हमारी जिम्मेदारी को तय करते हुए पंच महाभूतों और उसके समन्वय और प्रकृति के संरक्षण की बहुत सारी बातें और विमर्श इन 3 दिनों के मध्य किया गया। और अब वक्त है मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद एक ऐसी विवरणिका का विमोचन होने जा रहा है जिसका शीर्षक प्रगति प्रतिवेदन कार्यपथ विवरण है। ये मैं मंचासीन सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा, 2 पुस्तकों का विमोचन है। श्री श्री माँ आनंदमयी पर पूर्व ब्रह्म नारायणी लेखिका ज्योति जी है। मैं चाहूँगा हम उनका तालियों से अभिवादन, वंदन और अभिनंदन करें। जिनकी कृपा से यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। इनकी जीवनी पुस्तक कल ही प्राप्त हुई है। वह है ज्योति जी के द्वारा लिखित श्री श्री माँ आनंदमयी की जीवनी, जिनका विमोचन अतिथियों के करकमलों से होने जा रहा है। आप सबका साथ तालियों के माध्यम से मंच तक पहुँचे और इस अत्यंत प्रशंसनीय और सराहनीय कार्य पर इस विवरणिका के विमोचन और माँ आनंदमयी की जीवनी पर लिखित इस जीवनी का विमोचन और लोकार्पण आप सबके साक्ष्य में होने जा रहा है। बिल्कुल, आपकी तालियां थोड़ी कमजोर क्यों होती हैं? ये आपकी बाजुओं का दमखम, इसका एहसास और 3 दिनों तक जो विमर्श किया उसकी आभा और उसका आलोक भी ध्वनित होना चाहिए आपकी तालियों के माध्यम से। आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरा निवेदन रहेगा डॉक्टर मीना जी जांगीर जी से कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को IGNC द्वारा संकलित 5 अद्भुत साहित्य, जिनमें पंच महाभूत का आधुनिक वर्णन किया गया है, वे प्रस्तुत कर रही है। सभी लोग जोरदार तालियों से मीना जी के साथ प्रतिनिधि बनकर सहभागी बने। और अब कार्यक्रम अपने समापन सत्र के साथ बिल्कुल आखिरी चरण में आते हुए मैं अनुरोध करूंगा जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष अत्यंत मृदु स्नेही और जिनका सानिध्य, जिनका सहयोग अत्यंत मुस्कुराहट के साथ हर किसी को मिलता रहा, परम आदरणीय विभाष उपाध्याय जी से कि वे आए, सभी अतिथियों का, आगंतुकों का और इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की सफलताओं में जिनका प्रत्यक्ष और परोक्ष योगदान है, सभी के प्रति कृतज्ञता, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करें। वंदे मातरम। माँ की कृपा से संपन्न हुए इस कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम की भूमिका, परिकल्पना, प्रेरणा, उसके लिए माँ ने जिसको अपना यंत्र बनाया, ऐसे परम आदरणीय हमारे निवर्तमान सरकार्यवाह श्री सुरेश भैया जी जोशी, जिनको हम आदर के साथ भैया जी के रूप में जानते हैं, उनके हम हृदय से आभारी हैं। सभी जो यहाँ प्रतिभागी हैं और आयोजक हैं, उनका केवल उनकी प्रेरणा परोक्ष विद्यमान नहीं रही, प्रत्यक्ष भी। कार्यक्रम के पूर्व में 25 तारीख से यहाँ उन्होंने अपनी उपस्थिति रखी है और लगातार हमारा यहाँ मार्गदर्शन और प्रेरणा देते रहे हैं। मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अल्प सूचना पर और एक गुणवत्ता समय लेकर के यहाँ पधारे हमारे भारत सरकार के विमानन मंत्री मान्यवर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिन्होंने संवेदनशीलता के साथ में विषय का प्रतिपादन किया और आगे इस कार्य के लिए करने हेतु संकल्प लिया, उनका भी मैं हृदय से आभारी हूँ। हमारे कार्यक्रम के गौरव अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अनुपम मिश्र जी, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। माननीय माखन सिंह जी,
मान्यवर उषा दीदी, मान्यवर कैलाश विजयवर्गीय जी, मान्यवर श्री शिव प्रकाश जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम की प्रारंभ से लेकर आज तक अपनी भौतिक उपस्थिति के साथ में चिंता की, इनके प्रति भी मैं हृदय से आभारी हूं। इस कार्यक्रम का जो सॉफ्टवेयर था, वो सॉफ्टवेयर अतुल जी के पास में था, हार्डवेयर हमारे पास में था। तकनीकी सत्र सारे अतिथियों के आगमन की चिंता, प्रतिभागियों के आगमन की चिंता, ये सारी अतुल जी के माध्यम से हुई। उनका मार्गदर्शन और माननीय अभय जी महाजन का, जिन्होंने लगातार कार्यकर्ताओं को बांधे रखा और कोई कार्यकर्ता छूट भी गया था तो उसको अपने साथ में रखा, ऐसे मान्यवर अतुल जी और मान्यवर अभय जी, उन दोनों का मैं हृदय से आभारी हूं। जन अभियान परिषद के कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका है। हमारे महानिदेशक पूरे समय रहे, हमारे उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार, उनको जाना पड़ा। उनके नेतृत्व में जितने कार्यकर्ता यहाँ लगे, करीब 150 कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर से आके तैयारियों में लगे थे। उन सबका मैं हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने बड़े शांति और मौन के साथ में अपनी सेवाएं यहाँ पे दी हैं। हमारे दीनदयाल शोध संस्थान के सभी ऐसे कार्यकर्ता जो कि अत्यंत मूल्यवान हैं और पूरा समय उन्होंने यहाँ दिया, उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अनेक विभाग हैं जिन्होंने यहाँ योगदान दिया है, जिसमें प्रशासन, हमारे पुलिस के भाई, नगर निगम, जिला पंचायत, अन्य विभाग, बीएसएनएल और रेलवे, उन सब के प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। हमारे नगर के जनप्रतिनिधि, विशेषकर हमारे सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी, हमारे महापौर, जब महापौर को ये मालूम पड़ा कि सुजलाम करके एक कार्यक्रम होने जा रहा है, तो इन्होंने जिस मल्टी का यहाँ निर्माण किया था, उस मल्टी का नाम सुजलाम के नाम पे रखा, जिसका उद्घाटन 27 तारीख को हुआ। हमारे मान्यवर तुलसी सिलावट जी, जिनसे इस कार्यक्रम को लेकर जब भी बात हुई तो उन्होंने तत्परता से आगे लेकर के सहयोग किया, उनके प्रति बहादुर सिंह जी चौहान, उनके प्रति भी मैं हृदय से आभारी हूँ। हमारे प्रदेश के दोनों पदाधिकारी, चिंतामणि मालवी जी, अनिल जी जैन, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे दोनों जिलाध्यक्ष मान्यवर विवेक जोशी जी और श्री बहादुर सिंह बोरमुंडला, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अथक प्रयास किया, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के माध्यम से हमको बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ है। ऐसे दोनों पाणिनि विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय, जिसके प्रोफेसर अखिलेश पांडे जी हैं, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। उज्जैन कोई आए और महाकालेश्वर न जाए, ऐसा संभव नहीं है। कईयों को इस गोष्ठी से ज़्यादा आकर्षण श्री महाकालेश्वर का था और वो हमारे लिए एक चुनौती थी। उस चुनौती का समाधान हमारे श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने, विशेषकर मैं श्री राजेंद्र गुरु जी का उल्लेख करना चाहूँगा, उन्होंने बड़ी सहजता के साथ में और तत्परता के साथ में किया। हमारे आदित्य जी महाराज, यहाँ 2 कार्यक्रम और हुए, कला संगम के और सृजन मेले का आयोजन हुआ है। आप सबसे अनुरोध है कि इन दोनों आयोजनों को आप देख करके आए। उसके जितने आयोजक हैं उनका भी मैं हृदय से आभारी हूँ। हमारे मीडिया के बंधु, एक बड़ी विशेषता इस कार्यक्रम की है, मैं बताना चाहूँगा कि मीडिया में इस कार्यक्रम को लेकर के एक भी नकारात्मक खबर नहीं आई है। जो किसी भी बड़े कार्यक्रम के लिए एक असंभव सी बात है, उसमें हमारा कुछ योगदान नहीं है, उसमें यहाँ के मीडिया का योगदान है, कि जिसने कार्यकर्ता के भाव से इस कार्यक्रम में अपने आप को जोड़ा है। उनके प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जिस वेन्यू पे हम बैठे हैं, मालगुडी डेज, जिसका गंगा परिसर नाम दिया गया है, और अन्य जितने संस्थान जहाँ हमारे प्रतिभागी ठहरे हैं, उन सब के प्रति, हमारे जितने वेंडर हैं भोजन के और वाहन के, और भी जो सहयोगी संस्था हैं, उनके प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जिन जिन भी सज्जन शक्ति का हमको सहयोग प्राप्त हुआ है, जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, वो इस आभार में अपना आभार समेट करके रखें। और जो
जिनकी तुलसी बाबा ने प्रशंसा की है, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि वो हमको सचेत करते रहे कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो। इस आभार प्रकट के साथ में एक अंतिम निवेदन मैं करना चाहूँगा कि जिस शिप्रा तट पे हम बैठे हैं, जैसा कि माननीय भैया जी ने हमको कहा कि जो कुछ हम विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, वो व्यावहारिक स्वरूप में भी आना चाहिए। मैं आप सबसे आह्वान करूंगा, विशेषकर मंचस्थ महानुभाव और नीचे जो हमारे वरिष्ठ महानुभाव बैठे हैं, कि क्षिप्रा के शुद्धिकरण के साथ में उसका संकल्प लेकर के हम यहाँ से उठें और अगली बार हम जब यहाँ बैठें, आप सबसे निवेदन है कि उसमें आप सब सम्मिलित हों, तो वो क्षिप्रा शुद्धिकरण के लिए बैठें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। सम्मानित मंचासीन अतिथि से निवेदन है कि हमारे इस सेशन सत्र के संचालन करने वाले श्री रंगा जी का अंगवर्ष देकर इस सत्र की समाप्ति के पहले थोड़ा उत्साहवर्धन करें। बस एक अंग